Students, in last video I explained you importance of planning, financial planning, and today topic is capital structure. Firstly, meaning of capital structures. So capital structures means the proportion of debt and equity used for financing the operation of business. Students, capital structures means that there is a ratio or proportion of debt and equity. डेप्ट और इक्विटी का एक प्रपोर्शन और रेशियो विच इज़ नोन एज कैपिटल स्ट्रक्चर्स. दिस इज द फॉर्मूला. कैपिटल स्ट्रक्चर्स इज इक्वल टू डेप्ट अपॉन इक्विटी. इट्स क्लियर. इन अदर वर्ड्स कि कैपिटल स्ट्रक्चर्स रिप्रेजेंट द प्रपोर्शन ऑफ डेप्ट कैपिटल एंड इक्विटी कैपिटल. जो कैपिटल स्ट्रक्चर से बचो वो ये रिप्रेजेंट करता है कि कितना पार्ट डेप्ट फंड्स के लिया गया है और कितना पार्ट्स इक्विटी फंड से लिया गया है इन कैपिटल ऑफ business. What kind of capital structures is best for a firm is very difficult to define. Student, there is a question कि what type of capital structure is best for a आपका enterprise, for a आपका company. तो to decide this it is very difficult and it is very difficult to define कि what type of structures is best. The capital structure should be such which increases the value of equity share or maximize the wealth of equity shareholders. Students, ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर्स जिससे जिससे इक्विटी शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज हो और जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है उसका वेल्थ मैक्सिमाइज हो, तो इस तरह का कैपिटल स्ट्रक्चर्स इज एज्यूम्ड बेस्ट फॉर द आपका कंपनी, फॉर द आपका बिजनेस एंटरप्राइज. डेप्ट एंड इक्विटी डिफर इन कॉस्ट एंड रिस्क. डेप्ट और इक्विटी जो है वो कॉस्ट एंड रिस्क के बेस पर डिफर है. एज डेप्ट इन्वॉल्व लेस कॉस्ट. डेप्ट में जो है लेस कॉस्ट इन्वॉल्व होती है बट इट इज़ वेरी रिस्की सिक्योरिटीज़, लेकिन रिस्क मोर है डेप्ट में. वेयर एज इक्विटी आर एक्सपेंसिव सिक्योरिटीज़. जो इक्विटी सिक्योरिटीज़ हैं ये आपका एक्सपेंसिव सिक्योरिटीज़ हैं, इन पे कॉस्ट जो मोर इन्वॉल्व होती है, बट दीज आर सेफ सिक्योरिटीज़ फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू. लेकिन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको हम कहें तो दीज आर द सेफ सिक्योरिटीज़ फॉर द आपका कंपनी के लिए सेफ होती है एंड नो आपका रिस्की सिक्योरिटीज़. डेप्ट इज रिस्की बिकॉज पेमेंट ऑफ रेगुलर इंटरेस्ट ऑफ डेप्ट इज ए लीगल ऑब्लिगेशन. डेप्ट जो है वो रिस्की है, डेप्ट फंड जो है, डेप्ट कैपिटल जो है वो रिस्की है बिकॉज कि पेमेंट ऑफ रेगुलर इंटरेस्ट ऑन डेप्ट इज ए लीगल ऑब्लिगेशन, इज ए आपका ड्यूटी of business to pay regularly in case they fail to pay debt security holders. वो कहता है in case fail to pay debt, अगर आप डेप्ट के इंटरेस्ट को फेल हो जाते हैं पेड करने में देन आपका सिक्योरिटी होल्डर्स कैन क्लेम ओवर द एसेट ऑफ द कंपनी. तो इस केस में जो आपका क्रेडिटर्स हैं, ठीक है, वे क्लेम करेंगे आपकी कंपनी की एसेट पर. एंड इफ फर्म फेल्स टू मीट रिटर्न ऑन प्रिंसिपल अमाउंट, और यदि कंपनी जो है जो उनका मूल अमाउंट है, जो उनका मूल इन्वेस्टमेंट है, अगर उसको रिटर्न करने में फेल होती है तो इट कैन इवन गो टू आपका लिक्विडेशन एंड स्टेज ऑफ इंसॉल्वेंसी. तो इस कंडीशन में जो क्रेडिटर्स हैं वो कंपनी को इंसॉल्वेंट भी करार करा सकते हैं और आपका लिक्विडेशन पे भी जा सकते हैं. मीन्स यानी कि उसका कंपनी का वाइंडिंग अप या उसके एसेट को सेल ओवर करना. ठीक है, एसेट्स को सेल करके उसके जो डेप्ट अमाउंट है उसको रिपेड करना. इट्स क्लियर. ऑन द अदर हैंड स्टूडेंट, जो इक्विटी सिक्योरिटीज़ हैं दे आर सेफ फ्रॉम द कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज दे इज़ नो आपका लीगल ऑब्लिगेशन एंड लीगल आपका कह लीजिएगा कंपल्सरी टू पे डिविडेंड टू द आपका इक्विटी शेयर होल्डर्स. ये लीगली कंपलसरी नहीं है कि वो आपका इक्विटी शेयर होल्डर जो उनको आपका डिविडेंड रेगुलर पेड करना है. इफ़ इट इज़ रनिंग इन लॉस, यदि कंपनी लॉस में रनिंग हो रही है, बट दीज आर एक्सपेंसिव सिक्योरिटीज़. अगर लॉस में रनिंग हो रही है तो इन दिस केस नो आपका लीगल ऑब्लिगेशन टू पे द आपका डिविडेंड टू द आपका इक्विटी शेयर होल्डर्स. बट जो आपका इक्विटी सिक्योरिटीज़ हैं ये आपका कॉस्टली होती हैं क्योंकि इनको इशूज़ करने में जो कॉस्ट इनकर्ड होती है डेट इज़ वेरी हाई.
द कैपिटल स्ट्रक्चर्स ऑफ द बिजनेस अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल रिस्क। जो फाइनेंशियल रिस्क है और जो प्रॉफिटेबिलिटी है इसको अफेक्ट करता है। ए बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर इज द वन विच रिजल्ट इन मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स और विच ब्रिंग्स राइज इन द प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स। मीन्स कि ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर जिससे कि आपका इक्विटी शेयर्स का पर अर्निंग पर शेयर का इंक्रीजमेंट होना और जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनके वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। तो डेट कैपिटल स्ट्रक्चर्स इज नोन एज बेस्ट स्ट्रक्चर्स ऑफ द कंपनी। जनरली कंपनीज यूज द आपका कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज टू सेटअप कैपिटल स्ट्रक्चर्स। कैपिटल स्ट्रक्चर्स को फिक्सअप करने के लिए कंपनी जो है वो फाइनेंशियल लिवरेज को जो फॉलो करती है। एंड हेयर फाइनेंशियल लिवरेज या ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बोथ आर सेम। फाइनेंशियल लिवरेज रेफर्स टू प्रपोर्शन ऑफ डेब्ट इन ओवरऑल कैपिटल। फर्म्स की टोटल कैपिटल में हाउ मच रेशियो ऑफ डेब्ट है ना, प्रपोर्शन ऑफ डेब्ट के प्रपोर्शन को ओवरऑल कैपिटल में मिक्सअप करना, डेट इज आपका फाइनेंशियल लिवरेज या ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज इक्वल टू डेब्ट अपॉन इक्विटी। विद डेब्ट फंड कंपनीज फंड एंड अर्निंग्स इंक्रीज। वो कहता है कि जो डेब्ट फंड अगर हमने इन्वॉल्व किया है इन कैपिटल स्ट्रक्चर्स में तो इससे कंपनीज का जो अर्निंग्स है वो इंक्रीज होती है। बिकॉज डेप्ट इज़ ए चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस। डेप्ट जो है वो फाइनेंस का चीपर सोर्स है, चीपेस्ट सोर्स है, बट इट इज़ वेरी रिस्की टू इन्वॉल्व मोर डेप्ट इन कैपिटल स्ट्रक्चर। बच्चों यहाँ पर ये भी एक पॉइंट क्लियर करता है कि इफ़ वी हैव इन्वॉल्विंग द मैक्सिमाइज रेशियो ऑफ डेप्ट देन द आपका इक्विटी रेशियो देन द आपका ऑनर्स फंड, then it is very risky for the आपका company because the interest on debt is legal obligation to pay to the आपका creditors on regular basis. More debt will result in increase in earning only. बच्चों यहाँ कह रहा है कि more debt will result in increase in earning only when rate of earnings of the company डेट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शुड बी मोर। जो आपका ROI है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इट मस्ट बी मोर देन द आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन इट इज द आपका प्रॉफिटेबल सिचुएशन। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मोर देन द आपका अर्निंग्स यानी कि ROI ऑफ द आपका कंपनी, देन मोर डेप्ट मीन्स लॉस ऑफ कंपनी। अगर आपका ROI इज लेस देन द आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड यू वांट टू इन्वॉल्व आपका मोर डेप्ट इन कैपिटल स्ट्रक्चर्स, तो इट इंडिकेट्स दैट कि यू आर सफरिंग लॉस बिकॉज फॉर ए लॉन्गर टाइम यू हैव पेड द आपका मैक्सिमाइज पार्ट ऑफ प्रॉफिट टू पे द आपका इंटरेस्ट ऑन डेप्ट फंड। नेक्स्ट इज कि टू प्रूव द ऑनर्स ऑफ कंपनीज गेन और अर्निंग्स। अगर हमें ऑनर्स के गेन को या कंपनीज के अर्निंग्स को प्रूव करना है पर शेयर इज मोर व्हेन डेप्ट इज इन्वॉल्व्ड इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, तो हमें कैपिटल स्ट्रक्चर्स में डेप्ट को इन्वॉल्व करना होगा। वी विल टेक फॉलोइंग एग्जांपल इन विच कंपनी इज यूजिंग ऑल इक्विटी कैपिटल इन वन सिचुएशन। स्टूडेंट्स, हियर आर 3 सिचुएशन फॉर यू एंड आफ्टर कंसिडरिंग 3 सिचुएशन वी हैव कह लीजिएगा मेजर्ड द अर्निंग पर शेयर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स कि वेदर दे आर इन आपका गेनिंग और दे आर और इन लॉस, कि वो गेनिंग प्रॉफिट में चल रहे हैं या वो आपका लॉस सफरिंग कर रहे हैं। तो सी हेयर वेरी केयरफुली, दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन स्टूडेंट्स कि टोटल कैपिटल है आपका वो 50 lakhs का है एंड इक्विटी टोटल में जो इक्विटी कैपिटल है वो पूरी 50 lakhs, यानी कि यहाँ पर इस फर्स्ट सिचुएशन में नो आपका डेप्ट अमाउंट विल इन्वॉल्व्ड, यानी कि कोई भी इसमें डेप्ट अमाउंट इन्वॉल्व नहीं की गई है। और जो 50 lakhs रुपीज़ हैं वो इन्होंने डिवाइड किया है कि 10 रुपीज़ ईच शेयर्स का है और वो आपका 5 lakh शेयर्स हैं, 5 lakh शेयर्स हैं 10 रुपीज़ ईच के हिसाब से। इन दिस वी दे बिकम आपका 50 lakhs। इट्स क्लियर।
डेप्ट नील है, डेप्ट यहाँ इन्वॉल्वमेंट नहीं किया गया। टैक्स रेट आपका 3% पर एनम है और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमारा 7 लाख रुपीज़। दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन। नाउ सेकंड सिचुएशन इज टोटल कैपिटल 50 लाख, इक्विटी कैपिटल यानी कि टोटल में जो है हमारी, जिसमें आपका डेप्ट भी फंड इन्वॉल्व होगा, तो जो इक्विटी यानी कि ऑर्नर्स फंड जो हमने इन्वॉल्व किया है वो 40 लाख किया है, तो 10 लाख हमारा हो गया डेप्ट फंड जो बोरोड फंड है, और 40 लैक्स को हमने डिवाइड किया 4 लाख शेयर्स में जो 10 रुपीज़ ईच का है। टैक्स रेट वही है 30% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन डेप्ट यहाँ दिया है आपका 10% और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज 7 लाख रुपीज़। इट्स क्लियर। नाउ थर्ड सिचुएशन इज कि टोटल कैपिटल ₹50 लैक्स, इक्विटी कैपिटल यानी कि जो हमारा ऑनर्स फंड्स है वो हमारा 30 लैक्स में इन्वॉल्व किया गया है, जो 3 लाख शेयर्स हैं 10 रुपीज़ ईच है। स्टूडेंट सी हेयर, यहाँ डेप्ट के अमाउंट हमने इंक्रीज़ कर दिया, यानी कि वहाँ 10 लाख था, यहाँ 20 लाख इन्वॉल्व कर लिया, यानी कि हमने वहाँ से बढ़ा लिया। और टैक्स रेट 30% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन डेप्ट 10% और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज 7 लाख रुपीज़। इट्स क्लियर। स्टूडेंट्स फर्स्ट सिचुएशन में हमने डेप्ट को इन्वॉल्व नहीं किया, सेकंड सिचुएशन में हमने 10 लाख रुपीज़ इन्वॉल्व किया है डेप्ट का, और थर्ड सिचुएशन में 20 लाख रुपीज़ इन्वॉल्व किया है डेप्ट का इन कैपिटल स्ट्रक्चर्स। नाउ we have calculate earning per shares in all three situations. See here students carefully and listen carefully. If you have any doubt in the calculation, then you can discuss with phone call with me. These are the three situation, stage situation 1, situation 2 and situation 3. यहाँ पर तीनों situation को एक साथ लेकर चलेंगे, bring together. And फर्स्ट टॉपिक इज, सबसे पहले हम अर्निंग बिफोर आपका इंटरेस्ट एंड टैक्स लेंगे जो EBIT है, एंड EBIT इज द आपका सेम इन ऑल सिचुएशन, ₹7 लाख, ₹7 लाख एंड ₹7 लाख। इट्स क्लियर। अब EBIT में से हमें इंटरेस्ट लेस करना है, तो लेस लिखेंगे, लेस इंटरेस्ट। एज यू नो स्टूडेंट की फर्स्ट सिचुएशन में हमारा कोई डेप्ट इन्वॉल्व नहीं है और इंटरेस्ट चार्ज होता है डेप्ट पर, क्लियर हो गया, बोरोड फंड पर। तो यहाँ पर कोई जीरो आने के कोई भी आपका अमाउंट नहीं आएगी कैलकुलेट करके, क्योंकि हमने फर्स्ट सिचुएशन में कोई भी डेप्ट को इन्वॉल्व नहीं किया। सेकंड सिचुएशन में हमने 10 लाख रुपीज़ लिया था डेप्ट, 10 लाख का आप निकालेंगे 10% टैक्स आपका इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट ऑन डेप्ट, तो 10 लाख का 10% निकालेंगे आपका 1 लाख रुपीज़ आएगा, तो 1 लाख रुपीज़ तो हो गया यहाँ पर। एंड दूसरी सिचुएशन में हमने 20 लाख रुपीज़ वो आपका डेप्ट लिया था, तो 20 लाख का 10% निकालेंगे 2 लाख रुपीज़ आएगा। इट्स क्लियर। नाउ अब इसको सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे कि 7 लाख का, तो यहाँ 7 लाख आएगा फर्स्ट सिचुएशन में, सेकंड में 7 लाख से 1 लाख रुपीज़ लेस करके 6 लाख आ गया, एंड थर्ड सिचुएशन में 7 लाख से 2 लाख को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 लाख आ गया। इट्स क्लियर। जो आपका ये सब्ट्रैक्शन करके आया अमाउंट, ये आया आपका अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स, यानी कि अभी इसमें से आपको टैक्स लेस करना है। अब बात करते हैं लेस टैक्स की। और टैक्स स्टूडेंट एवरी सिचुएशन में, एवरी आपका सिचुएशन में 30% दिया है, और स्टूडेंट टैक्स जो है वो कैलकुलेट होता है EBIT पर, यानी कि EBT पर, अर्निंग बिफोर टैक्स पर। जो आपका अमाउंट है अर्निंग बिफोर टैक्स, इसी पर ही कैलकुलेट करेंगे 30%। तो 7 लाख का 30% निकालेंगे, ये आएगा 2,10,000। 6 लाख का 30% निकालेंगे, ये आएगा आपका 1,80,000। 5 लाख का 30% निकालेंगे, ये आएगा 1,50,000। इट्स क्लियर। अब इनको सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे, 7 से 210 लेस किया आपका 4,90,000, 6 लाख से 180 लेस किया तो आपका 4,20,000, 5 लाख से 1,50,000 लेस किया तो 3,50,000। अब जो अमाउंट सब्ट्रैक्ट करके आई, दिस इज अर्निंग आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स। इट्स क्लियर, EAT यानी कि। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव टू फाइंड आउट द आपका अर्निंग पर शेयर। EPS means earning per share, and this is the formula of earning per share कि earning per share is equal to EAT upon number of equity shares। EAT मतलब earning after tax upon earning per share। इट्स क्लियर। तो आपको इन ऑल सिचुएशन में ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि अर्निंग पर शेयर फर्स्ट सिचुएशन में कितना 4,90,000 और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 50 लाख का आपका स्टूडेंट्स कैपिटल था, और वो आपका 10 रुपीज़ ईच में डिवाइड था, तो 50 लाख को 10 से डिवाइड करेंगे तो 5 लाख शेयर्स आएगा, तो 5 लाख शेयर से 4,50,000 को डिवाइड करेंगे तो इट्स कम 0.98। सेकेंड आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स दिया है 4,20,000 अपॉन नंबर ऑफ शेयर। सेकेंड में आपका 40 लाख रुपीज़ कैपिटल था, आपका इक्विटी कैपिटल,
ठीक है। ऑनर्स फंड 10 रुपीज़ के शेयर्स में था तो 4 लाख शेयर्स आएंगे, 4 लाख शेयर्स हो गया अपॉन में 4 लाख से 4,20,000 को डिवाइड करेंगे, इट कम्स 1.05। स्टूडेंट ध्यान से सुनना। सेकेंड सिचुएशन में हमने 10 लाख रुपीज़ डेप्ट को इन्वॉल्व किया था एंड फर्स्ट सिचुएशन में हमने कोई भी डेप्ट इन्वॉल्व नहीं किया था। तो सेकेंड सिचुएशन का अर्निंग पर शेयर 1.05। नाउ सी द थर्ड सिचुएशन। यहाँ पर अर्निंग आफ्टर टैक्स जो आया था 3,50,000 से आया था स्टूडेंट्स, और यहाँ पर थर्ड सिचुएशन में जो हमारा कैपिटल था, इक्विटी कैपिटल, वो 30 लाख रुपीज़ था। 10 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से 10 से डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ शेयर 3 लाख निकल के आएंगे। तो 3 लाख से जब हमने इसको डिवाइड किया तो इट कम्स 1.16 रुपीज़। इट्स क्लियर। तो हेयर यू कैन सी कि इन फर्स्ट सिचुएशन द अर्निंग पर शेयर जो है आपका 0.98, यानी कि फर्स्ट सिचुएशन में व्हेन वी डू नॉट इन्वॉल्व द आपका एनी डेप्ट, तब इक्विटी शेयर होल्डर्स को 0.98 रुपीज़ का आपका बेनिफिट होता है, गेन होता है। सेकेंड कंडीशन में हमने अगर अपने कैपिटल स्ट्रक्चर्स में 10 लाख यानी कि सम अमाउंट ऑफ डेप्ट फंड को इन्वॉल्व किया है, देन जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं वो गेनिंग कर रहे हैं पर शेयर, यानी कि एक शेयर पर उनको प्रॉफिट हो रहा है 1.05 रुपीज़ का। और यदि हमने और कुछ मोर आपका डेप्ट इन्वॉल्व किया तो वहाँ पर आपको अर्निंग पर शेयर मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को 1.16 रुपीज़ का। तो अगर हम तीनों सिचुएशन में देखें तो आपका 1.16 इज मोर देन द आपका रिमेनिंग टू आपका सिचुएशन। एंड इन थर्ड सिचुएशन वी हैव इन्वॉल्व आपका 20 लाख रुपीज़ एज ए डेप्ट। इट्स क्लियर, इट्स क्लियर। This is the first formula to find out the earning per share. Now second formula is to find out the आपका earning per share या whether the equity shareholders are in gaining or loss. तो that is कि if ROI is more than the आपका rate of interest. Listen carefully students कि ROI return on investment, ROI means return on investment is more than the आपका rate of interest, then equity shareholders are in gaining, यानी कि उनको उसको प्रॉफिट होगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को। एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ROI टू फाइंड आउट द आपका ROI को निकालने का फॉर्मूला ये बच्चों कि EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। टोटल इन्वेस्टमेंट मीन्स चाहे वो आपका कैपिटल इक्विटी कैपिटल है या मतलब आपका ओनर्स फंड एज वेल एज बोरोड फंड, दोनों को मिला के कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट। तो EBIT आपका ऑल सिचुएशन में 7 लाख रुपीज़ एंड टोटल जो आपका इन्वेस्टमेंट किया गया है बच्चों इन एवरी सिचुएशन वो 50 लैक्स का किया गया है। तो 50 लैक्स इंटू 100, तब इसको कैलकुलेट किया तो वी हैव फाइंड आउट 14% ROI आया हमारा 14%। और आप इस सिचुएशन में देखेंगे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है डेट इज 10%। क्लियर। एंड ROI इज मोर देन द आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इन दिस वे वी कैन से डेट कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है आर इन गेनिंग।